हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि दुनिया के अलग अलग देशों की विदेश नीति का फॉर्मुलेशन किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है और वो कौन से डिटरमिनेंट्स या फिर फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी देश की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक अहम रोल निभाते हैं। देखिए, हमने इसे बहुत डीप में जाके डिस्कस किया था कि दुनिया का चाहे कोई भी देश हो, वो कितने ही आइडियलिज्म की बात क्यों ना करे, उसका मेन एम अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना है और पीस को अचीव करना है। हर देश पीस को अचीव करना चाहता है साथ में, लेकिन हर देश अपनी ताकत को भी बढ़ाना चाहता है। वो खुद को एक ग्लोबल, रीजनल या एक रिलेवेंट पावर या एक की प्लेयर के तौर पे प्रेजेंट करना चाहता है। अनटिल अनलेस वो देश इतना वीक है इकोनॉमिकली या इतना ज़्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल है कि वो कोई ऐसा रोल प्ले ना कर पाए। हर देश के अंदर एक चाह होती है, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा देश, कि वो दुनिया के जो इश्यूज़ हैं, अहम इश्यूज़ हैं, या जो दुनिया के अहम आप कह सकते हैं अहम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जैसा इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो IMF जैसा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो, उसमें एक रोल प्ले करे और अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस को बढ़ाए ग्लोबल लेवल पर। खास करके आज करके ग्लोबलाइज दौर में, जब सारी दुनिया एक वेब में जुड़ चुकी है, एक स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में से कहीं ना कहीं आपस में लिंक है, वहाँ हर देश अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना चाहता है, बिकॉज इसके थ्रू उसकी रिलेवेंस लगातार बढ़ती है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे भारत का जो विदेश नीति है उसका फॉर्मुलेशन किन डिटरमिनेंट्स को ध्यान में रखकर किया हुआ, या कौन से वो डिटरमिनेंट्स हैं जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट डालते हैं। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है वो भी, जैसे कि मैंने बताया, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस और एक लंबे प्रोसेस का नतीजा रही है। बाकायदा इसमें हमारे लीडर्स, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल लेगेसी का अहम रोल रहा है। हिंदुस्तान की आप पुरानी डिप्लोमेसी की बातें करते हैं तो हिंदुस्तान शुरू से काफ़ी एक्टिव रहा दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने में, पुराने दौर में भी। जैसे कि अगर आप बात करें, जिस तरह से अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में बुद्धिज़्म का जो प्रचार करवाया उनके द्वारा, वो भी एक तरह की डिप्लोमेसी थी। उसी के वो भी एक तरह का, अगर आप कहें तो, एक डिप्लोमेटिक बिहेवियर था। सिमिलरली हमारे यहाँ के कोर्ट्स में राजाओं के, जैसे कि हर्षवर्धन हुए, जैसे कि आपके चंद्रगुप्त हुए, अशोक हुए, उनके कोर्ट्स में जो चाइनीज़ और जो दूसरे ईस्ट एशियंस ट्रैवलर्स आते रहे, वो भी, चाहे वो हान स्वांग हो, फाहियान हो, ये सब क्या था? ये सब बेसिकली एक तरह से फॉरेन रिलेशन का ही पार्ट था। अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स के जो मिशनरीज़, उनके जो आप कह सकते हैं ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारा इंटरेक्शन था। अगर आप इससे ही पुराने वक्त में जाएँ तो एंशिएंट ग्रीस, मेसोपोटामिया, बेंजेंटाइन एम्पायर, आपका ग्रीको रोमन एम्पायर, इन सब के साथ हमारे रिलेशन, ट्रेड रिलेशन स्पेसिफिकली थे। मुग़लों के दौर में भी बाकायदा जो एक दूसरे की, आप कहें कि एम्बेसडर लेवल की जो बातचीत, उस समय की टर्किश एम्पायर से, उस समय के जो पर्शियन एम्पायर्स थे, उनके साथ उनके रिलेशन रखे जाते थे। इन चीज़ों से हमारा, आप कह सकते हैं, मतलब हमारे एक लंबी प्रोसेस रही। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत डीपली बात की फॉरेन रिलेशन के बारे में। कौटिल्य कहता है किसी भी राष्ट्र के लिए उसके जो बाहरी संबंध, दैट इज़ फॉरेन रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर कोई राष्ट्र ताकतवर होना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने दुश्मन पे नज़र रखे, दुश्मन के दोस्तों के साथ दोस्ती करे और अपने दुश्मन को कमज़ोर करे, लेकिन साथ में अपनी शक्ति भी बढ़ाए। केवल वही राष्ट्र सक्सेसफुल हो सकते हैं जो कॉन्स्टेंटली अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे रहते हैं। मैकियावेली ने भी कहा है अपनी द प्रिंस में, ये हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करे ताकि कोई भी देश उस पर अटैक ना कर पाए, कोई भी देश उसकी पावर, उसकी कमज़ोरी का गलत फ़ायदा उठा पाए। कौटिल्य ने साफ साफ कहा है, हर राजा के ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने राष्ट्र के हितों को साधने के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाए, खासकर उन राष्ट्रों के साथ जो कि जो दुश्मन या कॉम्पिटिटर स्टेट है आपका, उसके दुश्मन हो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह उनकी जो सप्तमंडला थ्योरी थी, जैसे विजिगीषु अरिमित्र वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली यही है। वो हम एक अलग वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे बाद में। अगर हम बात करते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के एवोल्यूशन की, देखिए ब्रिटिशर्स के दौर में हम एक कॉलोनी थे ब्रिटेन की, लेकिन उस दौर में भी ब्रिटेन ने हमारे पोटेंशियल को माना। उसने माना कि हिंदुस्तान भले ही उसकी एक कॉलोनी है, बट स्टिल हमारा एक वर्ल्ड लेवल पर एक रोल प्ले करने का हमारा हक बनता था उनकी नज़र में। इसीलिए हिंदुस्तान लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन दोनों, जो कि उस समय लीग ऑफ नेशन भले ही फेल हुआ, लेकिन जब वो बना तो दुनिया के राष्ट्रों का एक संगठन था जिससे उम्मीद की गई थी कि जो दुनिया की जो तमाम दिक्कतें हैं उनको आपसी बातचीत से सुलझाएगा। उसका फाउंडिंग मेंबर था। सिमिलरली UN के फॉर्मेशन के वक्त हिंदुस्तान में आज़ादी की जद्दोजहद चल रही थी और हमें आज़ादी मिलने को थी, बट मिली नहीं। स्टिल हम उसके फाउंडिंग मेंबर थे। इवन आज़ादी के बाद लगातार हिंदुस्तान अलग अलग फोरम्स और स्टेज के थ्रू खुद के व्यूज़ को रखता रहा।
और हमारे जो व्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पर है उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो कॉलोनियल लेगेसी थी, हमारी हिस्टोरिकल लेगेसी थी, हमारी फिलोसॉफिकल लेगेसी थी, उसका एक अहम रोल रहा। तो हम इसी चीज़ को आज डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की ओर, कि वो कौन से कारण थे जिसने हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में एक अहम रोल प्ले किया। हमने पिछली बार जब हम वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में, आप उसमें गौर फरमाएंगे कि हमने बात की थी कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे अहम रोल जो प्ले की जाता है, जो करते हैं कुछ फैक्टर्स, हम उनके बारे में भी डिस्कस शुरू करते हैं। पहला, ज्योग्राफी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आप अपने नेबर्स नहीं बदल सकते, आप अपना क्षेत्र नहीं बदल सकते, आपको उन्हीं के साथ अपने संबंध बना के रखना, और जो आपकी ज्योग्राफी होती है वो कहीं ना कहीं आपके संबंध में एक अहम रोल प्ले करती है। देखिए, हिंदुस्तान की अगर आप बात करें, ज्योग्राफी के ने हमारे फॉरेन रिलेशनशिप में बड़ा अहम रोल प्ले किया। अगर आप हिंदुस्तान को ध्यान से देखें, हिंदुस्तान दुनिया की ज्योग्राफिकल क्रॉस रोड यानी ज्योग्राफिकल चौराहे पे बसा हुआ है। हमारे पास तकरीबन 7,500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। देखिए, दुनिया का जो 90% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड है वो थ्रू सी ट्रेड होता है, थ्रू सी रूट्स होता है। और जो हमारी पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के थ्रू आप कंट्रोल ना कर पाएँ तो आप एटलीस्ट नज़र रख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, पर्शियन बे पे। आप इधर की तरफ जाए तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक आप नज़र रख सकते हो। और ये सबसे अहम तरीन रास्ते हैं समुद्री व्यापार के। दुनिया भर का जो सबसे ज़्यादा तेल है वो पर्शियन बे, जिसे पर्शिया की खाड़ी कहते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल कर आता है। इसी तरह जापान से, चाइना से जो प्रोडक्शन होता है वो यूरोप की मार्केट में, अफ्रीका की मार्केट में, साउथ एशिया की मार्केट में थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का होकर आता है। हिंदुस्तान, अगर आप इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस को समझना चाहें हिंदुस्तान के लिए, आप समझिए कि हिंदुस्तान का जो 90% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड है, हिंदुस्तान का भी तकरीबन, वो थ्रू सी रूट होता है। इसके सिवाय हमारी एनर्जी सप्लाई अराउंड मोर देन 90% हमारी थ्रू सी रूट्स आती है मिडल ईस्ट से। सिमिलरली हमारी जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो हमें जो आज का एंटी पायरेसी मूवमेंट जो पूरा का पूरा इंडियन ओशन में चल रहा है उसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाती है। और चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है हिंद महासागर में, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो एस्पिरेशन है इंडियन ओशन का रीजन का जो लीडर बनने में, उसको रोकने के लिए। इसलिए आपने सुना होगा जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, हम उसको एक अलग वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे इसके बाद कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है। देखिए, जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल है बेसिकली वो चाइना का वो थ्योरी है, जिसके वो चाइना का वो प्लान है जिसके थ्रू वो इंडिया को एनसर्कल करना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में, ताकि जो इंडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव उसे रोका जा सके। खैर, हम जोग्राफिकल डिटरमिनेंट की ओर आते हैं। देखिए, हमारे साथ जो बॉर्डरें थी, अगर आप बात करें पुराने दौर में हिमालय और इस तरफ हिंदकुश हमारे नेचुरल बैरियर रहे। इस कारण इंडिया की जो पॉलिसीज़ थी उस समय की फॉरेन पॉलिसी कभी भी एक्सपेंशनिस्ट नहीं रही। ये दोनों इलाके, इस तरफ हिंदकुश का इलाका और नीचे बलूचिस्तान का रेगिस्तान, और इस तरफ हिमालय, और उस तरफ आप जाएंगे तो अराकान के जंगल, नॉर्थ ईस्ट के जंगल जो बिल्कुल अनपेनिट्रेबल थे एक दौर में, वो हमारे नेचुरल बैरियर का काम करते थे, हमारे नेचुरल बॉर्डर का काम करते थे। इसलिए आप गौर कीजिए, हिंदुस्तान पर जो ज़्यादातर बड़े हमले हुए हैं, जो आक्रांता है, या तो समुद्र से, और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी गलती रही है, चोला एम्पायर को छोड़ दिया जाए और कुछ हद तक मराठा कान्होजी आंग्रे को छोड़ दिया जाए। हिंदुस्तान की नेवल पावर बहुत कमज़ोर रही। इस कारण आप देखिए, जब ब्रिटिशर्स आते हैं अपनी नेवल पावर को लेकर तो हमारी पावर्स उसका सामना नहीं कर पाती। सिमिलरली हमारे यहाँ जो ज़्यादातर इन्वेजन्स हुए वो कहाँ से हुए, वो वेस्ट से हुए, क्योंकि वेस्ट से आना आसान है। हिंदुकुश पर्वत नीचा है, उसमें कई सारे दर्रे हैं, कई सारे, चाहे वो बोलन पास हो, खैबर पास हो, उसके थ्रू इन्वेडर्स आते रहे, चाहे वो महमूद गजनवी हो, चाहे वो आपका नादिर शाह हो। ये सब आसानी से है क्योंकि वहाँ से एंटर करना आसान है। लेकिन चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर है, या नेपाल के साथ जो हमारी बॉर्डर, नेपाल के पीछे जो मतलब हिमालय है, वहाँ से कम आए, मतलब कभी मेजर इन्वेजन नहीं हुआ, क्योंकि उन नेचुरल बैरियर हिमालयस को पार करना किसी भी आर्मी के लगभग इम्पॉसिबल था पुराने दौर में। साथ में इंटरेक्शन भी उनके सोसाइटी के साथ कंपेरेटिवली कम रहा। ऑब्वियसली कल्चरल लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमारे ऐसे मॉन्क्स जाते रहे, चाइना में बुद्धिज्म फैलाया, साउथ ईस्ट एशिया में फैलाया, लेकिन हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल बॉन्ड बिकॉज ऑफ इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उस तरफ से पर्शियन का इन्फ्लुएंस आया, आपका तुर्किश इन्फ्लुएंस आया, और उस कारण यहाँ पर मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के दौर से हमारे रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत रहे टुवर्ड्स द वेस्ट। हमारा कल्चर ज़्यादा क्लोजर टुवर्ड्स द वेस्ट रेदर देन साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज एक वो नेचुरल बैरियर और जो कम्युनिकेशन रूट्स हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, उनकी कमज़ोरी उसका एक अहम कारण में से रहा। अगर आप आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में, देखिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का डिटरमिनेंट्स, फॉरेन पॉलिसी में बॉर्डर डिस्प्यूट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हमारी ज़्यादातर जो बॉर्डर्स थी वो हमारे कॉलोनी मास्टर ब्रिटिशर्स ने सेट डाउन करी, और जब वो बॉर्डर सेट डाउन करी तो जो सामने की पार्टी थी, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, वो सिचुएशन में नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के डिसीजन को डायरेक्टली चैलेंज कर पाएँ। इसलिए जो बॉर्डर्स उस समय बनी ब्रिटिश कॉलोनियल बॉर्डर्स, वो नेचुरल बॉर्डर्स नहीं थी, या वो हिस्टोरिकल बॉर्डर्स नहीं थी, वो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ब्रिटेन का रहा, चाहे वो जैसे कि ट्रीटी ऑफ तराइन था जिसके थ्रू इन लोगों ने नेपाल के साथ ट्रीटी किया,
चाइना के साथ इन लोगों का जो लद्दाख की तरफ का ट्रीटी था, उस समय तिब्बत दरबार हुआ करता था। तो ये उसके नतीजे में निकल के आए। इस कारण जो आज के हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो आपका नेपाल के साथ काला पानी डिस्प्यूट हो, ये सब हमारी जो जोग्राफिकल हमारे फॉल्ट लाइंस हैं, बिकॉज वो बॉर्डर्स कभी भी क्लियरली डिमार्केटेड हो नहीं पाए। हमेशा एक कंट्रोवर्सी रही, बिकॉज चाइना, नेपाल जैसी कंट्रीज़ हमेशा ये कहती रही कि हमें फोर्स करके वो ट्रीटीज साइन करवाई गई, वो अनजस्ट ट्रीटीज़ थी, उसके नतीजे में ऐसा हुआ। सिमिलरली अगर आप हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे जाते हैं तो जो एक हमारी जो बॉर्डर क्रिएट हुई वो एक पॉलिटिकल डिज़ाइन थी, सर रेड क्लिफ लाइन, तो वो नेचुरल बॉर्डर्स नहीं है। इस कारण ये कंट्रोवर्सीज हमेशा रही, चाहे बांग्लादेश के साथ क्यों ना हो। साथ के साथ हमारे लिए इन देशों के साथ रिलेशनशिप भी बड़े अहम रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जोग्राफिकल डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, नेपाल के लिए हिंदुस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नेपाल के लिए ट्रेड करना चाइना के साथ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस तरफ हिमालयाज है, उसकी मजबूरी है कि वो इंडिया के साथ उसे रहना पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए सी रूट इससे लेकर उसके सारे कम्युनिकेशन और ट्रेड रूट्स थ्रू इंडिया ही जाते हैं। सिमिलरली इंडिया के लिए जोग्राफिकली आप देखें तो क्यों हमने भूटान और नेपाल के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल स्ट्रेटेजिकल रिलेशनशिप्स बनाए? बिकॉज वो हमारे लिए बफर स्टेट है। एक दौर में अफगानिस्तान बफर स्टेट था, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया वो हमारे लिए बफर नहीं रहा। लेकिन नेपाल और भूटान इंपॉर्टेंट बफर स्टेट है। आप हमारे चिकन नेक अगर देखेंगे, जो बंगाल के ऊपर का और सिक्किम के बीच का इलाका है, उस जरा सी स्ट्रिप को प्रोटेक्ट करने में भूटान का अहम रोल। और सिमिलरली नेपाल पूरे यूपी और उत्तराखंड की बॉर्डर को एक तरह से सेफ गार्ड करता है फ्रॉम चाइनीज इन्वेजन। अगर नेपाल ना होगा तो डायरेक्ट चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन आपका उन बॉर्डर्स पे होगा। तो ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लिए। दूसरा, अगर आप आगे बढ़ते हैं, ये जो होता है आपका अच्छा, इसमें एक बात अगर हम करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, वो भी हम इसके बाद पूरी तरह से इसमें डिस्कस करेंगे और वो बहुत ज़रूरी है। फिर एक होता है हिस्ट्री और ट्रेडिशन। देखिए, हर देश की एक फिलोसफी होती है जिस पे वो चलते हुए आगे बढ़ता है, जिस पे वो आगे बढ़कर अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। एक हिस्टोरिकल लेगेसी जो होती है, चाहे वो आपकी कल्चरल और हिस्टोरिकल और कल्चरल लेगेसी, जो आपकी ट्रेडिशन से, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, मैं इसके पहले एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हिस्टोरिकली आप देखिए, पर्शियन, नॉट पर्श, ये पर्शिया आपका ईरान वाला नहीं, मैं पर्शिया बात कर रहा हूँ जो बाद में जर्मनी बना। जो पर्शिया था, जो बाद का जर्मनी रहा, ये हमेशा से एग्रेसिव पॉलिसी खेलता था। क्यों? बिकॉज जर्मनी के कल्चर में मिलिट्री माइट को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया। सिमिलरली जो रशिया, वहाँ वो एक मार्शल रेस, वी आर द स्लाव्स, ईस्टर्न स्लाव्स वाले कॉन्सेप्ट के चक्कर में वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ मिलिट्री एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, कि कल्चर उनका एग्रेशन वाला है, एक्सपेंशनिस्ट है। बिकॉज छोटे सिटी स्टेट से हमेशा एक्सपेंशन चाहते थे। इसलिए आप देखिए, पहले फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सिमिलरली जापान ने शुरू से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फोकस किया, वो समुराई वाला कल्चर, वॉरियर कल्चर। वहीं अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर शुरू से हमारे जो अलग अलग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे, चाहे वो बुद्धिज्म का हो, चाहे वो हिंदुज्म का हो, चाहे जैनिज्म का हो, इनने वासुदेव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करी, इन्होंने पीस की बात की, इन्होंने रिकन्सिलिएशन की बात की, इन्होंने मसलों को आपसी बातचीत से सुलझाने की बात की, इन्होंने डायलॉग की बात की, इन्होंने एक्सपेंशनिज्म की जगह प्रोटेक्शनिज्म की बात की। हिंदुस्तान में कल्चर था पुराने दौर में, आप जानते होंगे, वैष्णव संप्रदायों में, कई संप्रदायों में रहा कि आप समुद्र पार नहीं करेंगे। आपने एक नेचुरल बैरियर बनाया कि भारतवर्ष जो है ना, ये हमारे इलाके में, इसके बाहर नहीं, यानी कि वो इलाके अनार्य हैं, ये आर्यव्रत है। आप इस पर गौर कीजिए, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही, इस पर बहुत ज़्यादा जो एक आपका इंप्रेशन रहा, वो हमारे फिलोसोफर्स का रहा, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद बाद के दौर में रहे हो, चाहे वो आपके महावीर स्वामी हो। महात्मा गांधी ने महावीर स्वामी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा ली, यानी जैनिज़्म से। जो कॉन्सेप्ट गांधी जी का था, अहिंसा का, वो जैनिज़्म से कहीं ना कहीं लिया गया। तो जो हमारा और हिंदुस्तान का जो कल्चर है, वो शुरू से पेसिमिस्ट रहा। हम कभी एग्रेसिव नहीं रहे। जो बार बार कहा जाता है कि हिंदुस्तान ने कभी अटैक नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हमारी फिलोसॉफी थी वो ये थी कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, हमको बातचीत से मसले सुलझाने, हमें एक्सपेंशन नहीं करना। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की गई। हमारे यहाँ की फॉरेन पॉलिसी क्यों रिलीजन बेस्ड नहीं, क्यों एक्सट्रीमिज्म वाली नहीं? कभी भी हमारी फिलोसॉफी इस तरह की नहीं रही कि हम किसी दूसरे देश को दबाएं, किसी दूसरे कल्चर को दबाएं, किसी देश का सब्जुगेशन करें। हमारे यहाँ कभी किसी दूसरे कल्चर को नीची नज़र से उस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से, अगर आप बात करें, यूरोपियन कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट था कि जितने भी नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं वो सैवेज हैं, वो जाहिल हैं, वो किसी काम की नहीं। बट हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं था। ऑब्वियसली कास्टिज्म था, हमारे यहाँ सुप्रीमेसी का भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो एक अलग तरह की, मतलब हम खुद के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने में ज़्यादा बिलीव करते थे बजाय दूसरों के साथ करने में। आप आगे बढ़िए। हमारी जो बात की फॉरेन पॉलिसी रही, जो कि बेसिकली थी जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे, पीस के कॉन्सेप्ट पे, रिकॉन्सिलेशन के कॉन्सेप्ट पे, डायलॉग के कॉन्सेप्ट पे, वो कहाँ से निकली? देखिए, इसमें एक बड़ा अहम रोल हमारी जो कॉलोनियल लेगेसी थी उसने प्ले किया।
ब्रिटिशर्स ने हमेशा हमारे साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट किया, उनने हमेशा हमेशा हमको अपने से कमतर समझा। इसका नतीजा क्या निकला? जब हम आज़ाद हुए, हमने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की कोशिश की जहां हम दबे कुचलों की आवाज़ उठाएं। इसका नतीजा निकलता है कि हम इंडोनेशिया में जो उस समय फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसको सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी कॉलोनियल लेगेसी, हम खुद एक कॉलोनी रहे, हमने वो सफ़र किया। हमने जो एंटी अपार्थाइड, ब्रिटिशर्स हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, कई जगह बोर्ड होते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, दैट्स व्हाई वी अपोज अपार्थाइड रेजिम इन साउथ अफ्रीका, वी सपोर्ट द कॉज ऑफ द डाउन ट्रॉडन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने जो कॉलोनाइज नेशंस थे, चाहे वो अंगोला हो चाहे मोजाम्बिक हो, उनके हक की बात उठाई दुनिया के अंदर यूएन में जाके, हमने बात करी, हमने एंटी कॉलोनिज्म की बात की, हमने दुनिया के गरीब देशों की बात कही, हमने बात की नॉन अलाइनमेंट की, बिकॉज हमने देखा था कि सब्जुगेशन से कोई फायदा नहीं। हर बड़ी जो पावर है, हमने देखा किस तरह बड़ी पावर ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, इसलिए हमने बात की दुनिया के जो अंडर डेवलप्ड नेशंस उन समूह को बनाने की, हमने इसलिए बात की भाईचारे की। और आप देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में रिकॉन्सिलिएशन इतना डीपली इंट्रेंच्ड है कि बार बार हम अपने पड़ोसियों से धोखा खाने के बाद भी हम डायलॉग्स की बात करते हैं, बिकॉज ये हमारी फिलोसॉफी है। हम बार बार टेररिज्म की बात करते हैं, हम कहते हैं दुनिया में टेररिज्म है, बट हमने कभी किस एग्रेसिव वे में उसका सामना नहीं किया। हमने हमेशा कोशिश की कि बातचीत से मसलों को सॉर्ट आउट किया जाए, शांति से बातचीत से, आपसी बातचीत से, थ्रू डायलॉग्स हम इश्यूज़ को सुलझाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। दैट इज़ हमारी हिस्टोरिकल कल्चरल लेगेसी, हमारी फिलोसॉफी, हमारी पीस की फिलोसॉफी, हमारी रिकन्सिलेशन की फिलोसॉफी एक अहम रोल प्ले करती है। आप बात करें, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी आती है, आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन रियलिज्म भी है। कौटिल्य ने बात की थी ताकत बढ़ाने की, अपनी शक्ति बढ़ाने की, दुश्मन की कमज़ोरी समझने की, और ये नतीजा निकलता है 71 की लड़ाई, उसका एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली जिस तरह से हम आइडियलिज्म की बात करते हैं, बट हमने ऑपरेशन पोलो किया हैदराबाद में, हमने गोवा का फ्रीडम, गोवा को हमने फ्री करवाया पोर्टुगीज से, वो कहीं ना कहीं रियलिज्म है। और देखिए 62 की वॉर के बाद जो हमने आइडियलिज्म, वो कॉन्सेप्ट ऑफ पंचशील निकल कर आया कि दुनिया के सारे देश बराबर हैं, शांति से मसले सुलझाए जा सकते हैं, हमें एक दूसरे के मसले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। जब उसका फेलियर दिखता है 1962 में, उसके बाद हम रियलिज्म की ओर बढ़ते हैं, जिसका नतीजा निकलता है 71 की वॉर। तो रियलिज्म और आइडियलिज्म का कांस्टेंट हमारे यहाँ वॉर चलता है। जैसे कि आज के दौर में आप देखें, पीस हम जानते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, डायलॉग होने चाहिए, मसले सुलझाने चाहिए, बट जिस तरह से कहा जाता है कि श्रीलंका के इलेक्शन में पिछले वाले, नॉट इस वाले, जिसमें पिछले वाले इलेक्शन में जिसमें महिंद्रा राजपक्षे हारे थे, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का रोल के बारे में कहा जाता है, कुछ रोल था कि नहीं भगवान जाने, बट रहा। तो ये रियलिज्म और होना चाहिए। अगर आप एक ताकत बनना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं गेम खेलना पड़ेगा। हेनरी किसिंजर, अमेरिका हमेशा आइडियलिज्म की बात करता है, लेकिन आप गौर कीजिए अमेरिका ने हमेशा अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए दुनिया भर के देशों में इंटरफेयर किया। अमेरिका ने हमेशा हमेशा अपने सेफगार्ड्स को पैरामाउंट इंटरेस्ट को सेफगार्डिंग को पैरामाउंट समझा। उनसे कभी भी आइडियलिज्म को लेकर अपने इंटरेस्ट को ख़त्म होने नहीं दिया। जहाँ ऑयल है वहाँ डेमोक्रेसी, अदरवाइज आप सपोर्ट कीजिए डिक्टेटोरियल रिजीम्स को, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, चाहे चिली हो चाहे अर्जेंटीना हो। तो दुनिया है, रियलिज्म है। इकोनॉमिक कंडीशन, आज़ादी के बाद हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। आज़ादी के बाद हम पूरी से टूटी हुई अर्थव्यवस्था थे, हम एक दबी कुची अर्थव्यवस्था थी, हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन जीरो था, हमारे पास फूड एड नहीं था। इसलिए हमारे लिए मजबूरी हुई कि उस समय जो बाइपोलर वर्ल्ड था, अगर हम एक तरफ चले जाते दूसरा तरफ हमारा दुश्मन बनता। तो जो हमारी उस समय की फॉरेन पॉलिसी थी वो शुरू से एक बैलेंस की रही, ताकि हम बैलेंस बनाते हुए जो इकोनॉमिकल पावर है वर्ल्ड लेवल पे, हम उन दोनों से मदद लेते हुए, हम उनके साथ चलते हुए अपने इंटरेस्ट को साथ चके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी बात है। देखिए एज ए कंट्री अगर आप खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें, खास करके आज के दौर में, तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आइडियलिज्म अपनी जगह है, दुनिया इकोनॉमी से चलती है, ध्यान रखिए ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जो इकोनॉमिक ताकत है वही केवल आगे बढ़ सकती हैं। आज के दौर में हिंदुस्तान अगर बात करें तो अपनी फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमी को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देता है। मैं पहले की बात कर लेता हूँ। खैर, इसलिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बनी वो नॉट टिल्टेड टुवर्ड सोवियत यूनियन, पूरी तरह से ना टिल्टेड टुवर्ड यूएसए थी। हमने बीच का रास्ता अपनाया, हमने जापान के साथ रिलेशनशिप अच्छे किए, हमने उस समय यूरोप के साथ अपने रिलेशनशिप, भले कॉमनवेल्थ के साथ हमें दिक्कतें थी, ब्रिटेन के साथ हमें हिस्टोरिकल दिक्कत थी, बट हम जानते थे कि कॉमनवेल्थ के साथ रहना शायद हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिट हो, क्योंकि हमें उस समय हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी, हमें उस समय इकोनॉमिकल फाइनेंशियल एड्स चाहिए थी, इसलिए हम कॉमनवेल्थ के मेंबर रहे। हमने अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश की, हमने यूएस के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश की। जो हमारे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं, दुर्गापुर हो चाहे बाकर हो चाहे राउरकेला हो, ये एग्जाम्पल्स हैं फॉरेन हेल्प के। आज के दौर में 2000 के बाद हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए था, खासकर 91 के लिबरलाइजेशन की बात। अब हमने यूरोप और अमेरिका की ओर फोकस किया, यूएसए की ओर फोकस किया, बिकॉज हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारी इकोनॉमी को हमें वापस से खड़ा करना था अपने पैरों पर। आज के दौर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी
इकोनॉमी से ड्रिवन है, नो डाउट। अफ्रीका में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम चाइना को तो काउंटर करना चाह रहे हैं, पर हम अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज़ करना चाह रहे हैं। हमारे रिलेशनशिप मिडल ईस्ट के साथ इकोनॉमिक से ड्रिवन है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वहाँ रह रहे हैं जो वहाँ से रेमिटेंस भेजते हो। रेमिटेंस यानी जो बाहर से पैसा आता है उनकी मजदूरी का, उनकी नौकरी का, जो इंडिया में भेजते हैं, वो हमारी इकोनॉमी में एक अहम रोल प्ले करता है हमारे जीडीपी में, इसलिए हमारे रिलेशनशिप उनके साथ है। साउथ ईस्ट एशिया के साथ हम चाहते हैं उसे एक न्यू मार्केट की तौर पे देख रहे हैं हम, इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं। हमने कई जगह अफ्रीका में, नाइजीरिया में, अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया में, कई इसके सिवाय ईस्ट एशिया में हमने कई कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे ऑयल और गैस के इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि एनर्जी के बिना आप नहीं रह सकते। मैं एनर्जी को भी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, मैं इकोनॉमी में ही डालता हूँ। आज की दुनिया एनर्जी से चलती है। एनर्जी हमारे फॉरेन रिलेशन का एक अहम तरीन हिस्सा है। सेंट्रल एशिया के साथ हमारे सारे रिलेशन एनर्जी नीड्स पर चलते हैं। अगर आप जाएँ हमारे रिलेशन वेस्ट एशिया के साथ, तो एनर्जी नीड्स पर है। इंडिया अपने चाइना क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में? क्योंकि वो अपने एनर्जी रूट जिसके थ्रू वहाँ से तेल जाता है, गैस जाती है, उसको सिक्योर करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके एनर्जी रूट्स पे किसी भी तरह कोई दबाव हिंदुस्तान या कोई दूसरा देश बना पाए। नेचर ऑफ लीडरशिप सबसे अहम, किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक हो चाहे डिक्टेटोरियल रिजीम हो, नेचर ऑफ लीडरशिप एक अहम रोल प्ले करती थी। गांधी ने पीस की बात करी, नेहरू उनके शिष्य थे, नेहरू उनके उत्तराधिकारी थे राजनीतिक, और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। उनके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ें झलकती हैं। नेहरू पीस की बात करते हैं, नेहरू रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, नेहरू जो बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। नेहरू जो थे वो बात करते थे कि हमें किसी तरफ नहीं जाना, हमें एक अलग रास्ता निकालना है दुनिया के दबे कुचले। नेहरू जो थे वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में। वो दुनिया के दबे कुचले देशों के हितों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, और वो वाकई में बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे। इसका नतीजा पंचशील निकल कर आता है, नॉन लाइन मूवमेंट। वो दिल से इस बात को मानते थे कि दुनिया के जो विकासशील देशों में ताकत है कि वो मिलकर विकसित देशों का सामना कर सके और साथ में अपने हक ले सके उनसे। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ, रियलिज्म, आइडियलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म के नुकसान भी उतने हैं। क्योंकि कोई भी देश, अगेन मैं कह रहा हूँ, हर देश का जो गोल है वो खुद के पीस और खुद के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है, और जब खुद के इंटरेस्ट पे आती है तो आइडियलिज्म को धक्का बता देता है। सिमिलरली चाइना ने पंचशील को धक्का बताया, तो यहाँ नेहरू की पर्सनैलिटी की वीकनेस भी दिखती है। लेकिन हाँ, जो इंडिया इमर्ज हुआ, और ये यूएसए के अंदर हेनरी ट्रूमैन का जो एडमिनिस्ट्रेशन तो मानते थे कि नेहरू में कैपेबिलिटी है, दुनिया के अंदर एक वॉइस बनेगी, और वो बने। वो उस दौर में वॉइस थे। जब मोरक्को के राजा इंडो एफ्रो इंडिया समिट में इंडिया आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं भूल सकते इंडिया का रोल नेहरू के अंडरशिप में, लीडरशिप में, जब उसने हमारे फ्रीडम के लिए बात उठाई थी फ्रांस से। सिमिलरली ये बात जिम्बाब्वे के मुगाबे ने कही कि हमारे स्ट्रगल में जो इंडिया का सपोर्ट था, नेहरू का सपोर्ट था, वो हम उसे नहीं भूल सकते। खैर, नेहरू के बाद शास्त्री जी आते हैं, वो भी पीस में बिलीव करते थे। ताशकंद समझौता उसका रिजल्ट था। इंदिरा गांधी रियलिज्म में ज़्यादा बिलीव करती थी। उन्होंने इस चीज़ को देखा कि यूएसए जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर रहा है, इसलिए उन्होंने प्रो सोवियत अप्रोच अपनाई। जो इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, जो 71 की वॉर में बहुत काम आई, जब अमेरिका ने 7th फ्लीट उतारा, रशिया ने भी धमकी दी कि हम इंडिया की मदद के लिए आ रहे हैं हमारे पैसिफिक फ्लीट के साथ, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। अमेरिका रुक गया, हमने आसानी से चिट्टागोंग पोर्ट को उड़ा दिया, हमने पूरी तरह से एयर सिक्योरिटी इस्टेब्लिश की ईस्ट पाकिस्तान पे, और नतीजा था कि 14 दिसंबर को ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंदिरा गांधी रियलिज्म समझते, आइडियलिज्म के हिसाब से गलत है। नेहरू कहते थे नहीं, हमें किसी देश के इंटरनल मैटर में, इंटरनल अफेयर में हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, चाइना के मामले में या पंचशील। बट यहाँ तो हमने इंटरनल मामले में टांग अड़ाई। ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश तो था नहीं, हमने क्यों अपनाई? यहाँ रियलिज्म था, हमारे पास मौका था कि हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे एनिमी को दो फाड़ करने का। साथ के साथ हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। इंडिया ने इनिशियली बड़ा आइडियलिस्ट अप्रोच अपनाया, हमने दुनिया से बात की आप मदद कीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी को दिखा कि दुनिया मदद के मूड में नहीं है। दुनिया जो जीनोसाइड पाकिस्तान कर रहा था, मैं एक पूरा लेक्चर दूंगा बांग्लादेश मूवमेंट के ऊपर। जब बांग्लादेश के अंदर वो जीनोसाइड कर रहा था, सारी दुनिया चुप थी। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं यार, आपको रियलिस्ट बनना पड़ेगा, आइडियलिज्म से काम नहीं चलता। हमारे माहौल ऐसा क्रिएट किया कि पाकिस्तान ने पहले हमारी एयरफोर्स पर अटैक किया, एयरफोर्स बेसिस पर अटैक किया, जिसका नतीजा ये निकला हमने पाकिस्तान पे वॉर डिक्लेयर करी, और रेस्ट इज हिस्ट्री। 1971 उसके आगे आप आइए, राजीव गांधी इकोनॉमिक एड चाहिए, रिवाइवल करना है, यूएस की तरफ जाना शुरू करते हैं, यूएस कांग्रेस को एड्रेस करते हैं। मनमोहन सिंह लिबरलाइजेशन, मतलब नरसिम्हा राव लिबरलाइजेशन, वो दौर है जब इंडिया अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें। हम अलग अलग फेजेस में आगे खैर पढ़ेंगे। हमारी इकोनॉमी में ओपन करते हैं, वेस्ट और यूरोप की ओर देखते हैं, आगे बढ़िए। इंद्र कुमार गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने हमेशा इग्नोर किया उस मार्केट को, वहाँ पोटेंशियल है। ईस्ट एशिया नेबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे उनको देखना है। अटल बिहारी वाजपेयी, बैलेंस ऑफ पावर, रीजनल बैलेंस, रशिया और अमेरिका को साथ में लेके चलो, बात करो चाइना को साथ में लेके चलो। मनमोहन सिंह, दुनिया इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रही है, आप लीडर के स्ट्रेस पर चले जाते, ब्रिक्स उसका उदाहरण है। मोदी, एग्रेसिव गेम खेलिए, दुनिया में खुद को असर्ट कीजिए, दुनिया में खुद की ब्रांडिंग कीजिए।
आप खुद को एक की प्लेयर के तौर पे इमर्ज करने की कोशिश कीजिए, आप साइड लीजिए, आप यूएस की तरफ जाइए। ये जो चेंजेस हैं लीडर, क्योंकि देखिए मोदी राइट विंग को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप राइट विंग लीडर्स के साथ अच्छे होंगे, ये भी नेचुरल है। और आज का दौर भी नेशनलिज्म का है, राइट विंग का है। दुनिया भर के देशों में अगर आप गौर करें तो काफ़ी हद तक राइट विंग के जो लीडर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये फेजेस आते हैं दुनिया में, कभी सोशलिज्म का दौर आता है, दुनिया भर में सोशलिज्म की वेव आती है, कभी राइट विंग की वेव आती है, ये सब चीज़ें कॉमन है। डोमेस्टिक इशू, डोमेस्टिक सिचुएशन क्या है, वो भी फॉरेन पॉलिसी में अहम रोल प्ले करती है, खास कर रीजन में और इंडिया जैसे डाइवर्स सोसाइटी में। जैसे कि इंडिया के जो रिलेशनशिप नेपाल के साथ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मधेशी इशू के साथ लिंक्ड अप हैं। सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ केरलाइट्स लिव्ड इन साउथ ईस्ट इन वेस्ट एशिया, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं हमारे रिलेशनशिप को विथ दोज नेशन, खाड़ी के जो देश हैं। श्रीलंका का जो इशू है, श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन में तमिल जो इशू है, तमिल आइडेंटिटी है, उसने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया, बिकॉज हमें तमिलनाडु जो हमारा तमिल स्टेट है उसके भी एस्पिरेशंस को ध्यान में रखना है। साथ के साथ जो डोमेस्टिक फीलिंग्स होती हैं, जो डोमेस्टिक सिचुएशन होती है, अगर आपका देश स्टेबल नहीं है तो आप एक अहम रोल नहीं प्ले कर सकते। आपका देश का, अगर आपके देश में राइट विंग या एक कहता हूँ कल्चरल डोमिनेंस की बात चलती है, अगर वो उसकी ओर जाता है तो आप उन देशों के साथ अलाइन करना चाहेंगे जो कि आपकी उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, ये भी जैसे नेपाल को हम जब पढ़ेंगे आप गौर करेंगे, नेपाल के साथ बहुत बड़ा इंपैक्ट बिहार का है। जो मधेशी इशू उसमें कहीं ना कहीं बिहार की पॉलिटिक्स एक अहम रोल प्ले करती है। और बिहार का जो पिछला इलेक्शन था उसके कारण 2015 का, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप नेपाल के साथ खराब हुए, क्योंकि हमने मधेशी इशू में इंटरफेयर करने की कोशिश की बिहार को ध्यान में रखते हैं, और उससे हमारे रिलेशनशिप पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा नेपाल के साथ। खैर उसे बाद में डिस्कस किया जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके सिवाय आपकी बात करते हैं डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेटिक नेशन है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी रहा, इसलिए शुरू से इंडिया ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को सपोर्ट करा। हमने डिक्टेटोरियल रिजीम्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, हमने हमेशा मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने अपार्थाइड के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने सपोर्ट किया न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस को, हमने नॉन अलाइन मूवमेंट में सपोर्ट किया इमरजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड को, हमने हमेशा बात करी ह्यूमन राइट्स की, हमने हमेशा बात की वर्ल्ड पीस की, हमने इक्वालिटी की बात करी। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के कारण है। इंटरनेशनल ट्रेंड, ये हम अगर आप इसकी बात करें, इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या हैं, दुनिया किस तरफ चल रही है। देखिए 1950 से लेके 1990 का दौर बायपोलर वर्ल्ड का था। उस समय इंडिया ने सोवियत यूनियन की ओर टिल्ट लिया। यूएस के साथ इनिशियली हालात सही थे, बाद में खराब होते गए। तो इंटरनेशनल ट्रेंड्स में आपको समझना होगा, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक ट्रेंड रहा। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, हमें एक का साइड लेना था, हमने बीच का रास्ता अपनाया। 91 के बाद दुनिया बदली, यूनिपोलर वर्ल्ड की जगह बाइपोलर वर्ल्ड की जगह यूनिपोलर वर्ल्ड बना। इसका नतीजा क्या निकलता है, हिंदुस्तान अमेरिका को साधने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान यूरोपियन पावर्स को साधने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारी को उस सब इकोनॉमिकल एड चाहिए थी, हमें अपने आप की इकोनॉमी को रिवाइव करना था। आज के दौर में इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, यूएसए डिक्लाइन कर रहा है कुछ हद तक ताकत में, और वो चाहता है, खास करके अगर बात करें इंडियन ओशन रीजन की, जैसे ब्रिटेन और यूएसए के जो बेसिस थे एक समय डियागो गार्सिया में, वो अब खत्म होने की कोशिश है। यूएसए इस इलाके से पुल आउट करना चाहता है, लेकिन साथ में वो जो सबसे बड़ी इमर्जिंग पावर है दूसरी चाइना, उसको कंटेन करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि इंडिया आगे बढ़े, इसके कारण, और हिंदुस्तान भी चाहता है कि चाइना का वर्चस्व इस क्षेत्र में ना बढ़ पाए। इसलिए हमारी जो अभी की फॉरेन पॉलिसी है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ट्रेंड है बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और इसका आपको सीधा सीधा एग्जांपल देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ अच्छे हो रहे हैं, और जिसमें अमेरिका चाहता है कि हम उसके जाने के बाद इस इलाके में जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको फिलअप करें। सिमिलरली हिंदुस्तान जिस तरह से क्वाड और साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, जिससे कि वो चाइना को कंटेन कर पाए या चैलेंज कर पाए, वो नतीजा है इंटरनेशनल ट्रेंड्स का। कि चाइना एक इमर्जिंग पावर है, वो आपको रोकना चाह रही है, इसलिए आप उसको रोकने के लिए नए अलाइंस बना रहे हैं। आप अपने आप को एक तरह से मैं कह सकता हूँ, आप अपने आप को एक तरह से रीडिज़ाइन कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदलते हुए दुनिया के ट्रेंड्स के हिसाब से। आप आते ग्लोबलाइजेशन, आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से लिंक्ड अप है। आज के दौर में अगर आप बात करें, इकनॉमी एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड की जो है वो आपस में बंधी हुई है, आप अलग नहीं रह सकते। इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी आप देखिए, हम अफ्रीका के अंदर नए मिशंस खोल रहे हैं। पिछले साल हमने 10 से ज़्यादा नए मिशंस खोले अफ्रीकन कंट्रीज़ में। हमारे लीडर दुनिया भर में घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको दुनिया भर में अपने को ब्रांडेड, अपनी ब्रांड को बढ़ाना है। ग्लोबलाइजेशन इकनॉमी आप देखें एक तरह से एक कॉमन इकनॉमी बन जाती है। तो अगर आप एक कॉमन इकनॉमी, आपको अपने राइवल्स के साथ कॉम्पीट करना है इकोनॉमिकल सेंस में और पॉलिटिकल सेंस में, तो आपको अपने आप को भी असर्ट करना होगा, आपको अपनी आउटरीच बढ़ानी होगी। तो ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में। रीजनल चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी, ये बड़ा अहम हिस्सा है। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, तो आप गौर कीजिए, आप तभी बड़ी पावर बन सकते हैं अपने रीजन में आप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए आज की तारीख में दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई एरिया हैंडल करने के लिए, तो हमारा खुद का रीजन है। पहला, चाइना का बढ़ता हुआ वर्चस्व साउथ एशिया के अंदर। चाइना जिस तरह से बर्मा,
बर्मा के अंदर पोर्ट बना रहा है, राखाइन स्टेट के पास है, पाइपलाइन निकाल रहा है, चाहे उसका हनबनटोटा पोर्ट हो आपके श्रीलंका में, चाहे छाबर पोर्ट के काउंटर करने के लिए हमने जो बनाया है, ग्वादर को काउंटर करने के लिए छाबर पोर्ट हो। ग्वादर को क्यों डेवलप कर रहा है पाकिस्तान? इस इलाके में अपना बेस बनाने के लिए, इंडियन ओशन में, पर्शियन बे में अपनी बेस बनाने के लिए। जो आपका ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है चाइना को पूरा का पूरा क्यों है? वो आपको काउंटर करना चाह रहा है, वो इंडिया को काउंटर करना चाह रहा है, वो इंडिया के इलाके में अपनी पैड बचाना चाह रहा है। ये कारण है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज की तरफ में प्रोएक्टिव है इस रीजन में। सबसे बड़े चैलेंजेस इंडिया के लिए अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी में तो कहाँ है? हमारे खुद के रीजन में नेपाल के साथ हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, बांग्लादेश भी चाइना की ओर टिल्ट हो रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंज, और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन भी कर रहे हैं आज के दौर में। हमें वापस से अगर आप देखें, हम नेपाल के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी भी हमारे आर्मी चीफ जाने वाले नेपाल में ऑनरी जनरल का टाइटल उन्हें कन्फर करना है, जो कि प्रथा रही कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सैन्य अध्यक्षों को मानद जनरल की उपाधि दी जाती है। ये रिलेशनशिप को नॉर्मलाइजेशन में भी मदद करता है। सिमिलरली बांग्लादेश के साथ हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें क्रेडिट ऑफ लाइन देकर ताकि रिलेशनशिप नॉर्मल हो सके, बिकॉज हमें इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जो कि भारत की विदेश नीति पे गहरा असर डालते हैं। इसके सिवाय अगर हम बात करें भारत की जो विदेश नीति के जो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव है, वो सबको पता है, वो कॉमन है। वो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, अपने राष्ट्र हितों को साधते हुए शांति की स्थापना की कोशिश करना, साथ के साथ अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना और अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ कोई भी खिलवाड़ ना होने देना। हम अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को क्यों बरकरार रखना चाहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से कॉलोनियल रूल में हमारी जो इंडिपेंडेंस थी, चाहे वो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस हो, चाहे हमारे व्यूज़, उन्हें दबाया गया। इसलिए हमने कभी भी किसी कैंप को ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज हमारे लिए हमारी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, हमारे लीडर्स की नज़रों में उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो पैरामाउंट थी। कॉलोनियल लेगेसी ने एक अहम रोल प्ले किया उसको डिज़ाइन करने में। तो इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो शॉर्ट वीडियो आएगा, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अलग अलग फेजेस जिसमें उसका डेवलपमेंट हुआ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हम धीरे धीरे इससे और भारत की विदेश नीति से जुड़े हुए टॉपिक्स को लगातार डिस्कस करते रहेंगे और हमारी वीडियोज़ आती रहेगी। शुक्रिया।